नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़ातिन हज़रात, पाकिस्तान के सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन गुज़रे चौथा पाँचवां दिन हो चुका हुआ है और अब हुकूमतें बनने का वो अमल शुरू हो चुका है जिसके अंदर पाकिस्तान की वो क़ुव्वतें एक दफ़ा फिर सरगर्म अमल हो जाती हैं जो इलेक्शन से पहले सरगर्म अमल होती हैं। पाकिस्तान के अंदर धांधली के दो ही औकात हैं, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद। और मैं एक तवील अरसे से ये बात बताता आया हूँ कि इलेक्शन के दिन पाकिस्तान की आवाम को शिकस्त देना और पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट को बदलना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ तक कि आखिर वक्त तक भी आपको इस बात का मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं होता कि आप किसी न किसी तौर पर उसके नतायज को बदल दें। हाँ, चंद एक जगह पे किया जाता है। यही वजह है कि इलेक्शन से पहले जो धांधली हो सकती थी, पाकिस्तान की तारीख़ के इलेक्शंस में कभी ऐसी धांधली ना देखी, ना सुनी और ना देखी जा सकती, जिसमें शर्मी और ठिठाई के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कॉर्नर पे लगाया गया और अपनी तमाम तर इज़्ज़त और नामूस और हुर्मत को खाक में मिला के उसको कॉर्नर किया गया। इसकी भी कोई मिसाल नहीं रहती। बेशुमार लोग होते हैं, अदारे के सरबराह होते हैं या किसी और अपना जगह काम कर रहे होते हैं जिनकी ज़ाती दुश्मनियाँ बन जाती हैं। किसी एसपी की किसी एक शख्स के साथ एक पर्सनल ख़ानदानी प्रकाश होती है, वहाँ एसपी लग जाता है। वो काम तो करता है उस शख्स के ख़िलाफ़, लेकिन किसी तौर पर अपने आप को, अपने अदारे को बदनाम नहीं होने देता। इस बात का ख्याल रखता है। आईजी बाज़ दफ़ा 3-4 लोगों के साथ उनकी दुश्मनियाँ हो जाती है, किसी और ग्रोह के आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अब ने एक शख्स को अमेरिका के कहने के ऊपर इस तरह कॉर्नर किया कि हम मुकम्मल तौर पर नंगे होकर रह गए और बच्चे बच्चे को इस बात का इल्म हो गया कि हम क्या करना चाहते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान की 22 बल्कि 24 करोड़ अवाम ने एक ऐसा फ़ैसला दिया कि जो फ़ैसला हमारे मुंह के ऊपर एक तमाचा था। अब ये फ़ैसला हो गया। इसमें सबसे अहम तरीन बात यह है कि तमाम तर बातें जो कि उसके बाद इलेक्शन में शुरू हुई, क्योंकि ज़ाहिर बात है इलेक्शन के दिन तो आप कुछ कर नहीं सकते थे। आपने जब रात को 7-8 बजे वो पोलिंग से आपने अपनी नफरी विड्रॉ की तो फिर आपने उनको रीअसेंबल किया और फिर आपने रीअसेंबल करके दोबारा ड्यूटियाँ लगाई और अब आपके पास सिर्फ 266 आरओ के दफ्तर रह गए थे। यानी आप 90,000 पोलिंग स्टेशनों से बाहर आ गए थे और आपके पास 266 आरओज़ के दफ्तर रह गए थे जिन पर काबू पाना बहुत आसान था। यही वजह है कि आपने उनको फोकस किया, वहाँ पे अपने लोगों को भेजा। वहाँ पर भी बहुत सारे मनाज़र हैं, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की तरफ आना चाहता हूँ। मौजूदा सूरत हाल में आज की इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और असद रूह रवान ने ये फ़ैसला किया है कि हम मरकज़ में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ इल्हाक़ करेंगे, क्योंकि उनको इल्म है कि अगर हम कहते हैं कि हम पीटीआई के हैं तो इलेक्शन कमीशन जो है वो उनका मुतहारब ग्रोह बन चुका हुआ है। वो शख्स वो बड़ी जिसे कहते हैं ख़ास दुश्मन बन चुका हुआ है इलेक्शन। और जलाल सिकंदर सुल्तान उन ब्यूरोक्रेट्स में हैं जिनको अगर तारीख़ में किसी शख्स ने अगर कोई बदनामी कबूल हासिल की है तो शायद पूरी ब्यूरोक्रेसी जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, बल्कि जब से ब्यूरोक्रेसी 70-77 वजूद में आई है, जलाल सिकंदर सुल्तान का नाम तारीख़ अल्फाज के अंदर हमेशा याद रखा जाएगा कि ये वो शख्स है कि जिसने अपनी पूरी की पूरी कम्युनिटी की अखलाकी और मोरालिटी और उसके साथ साथ दियानत और सदाकत किसी चीज़ के ऊपर सबको कंप्रोमाइज़ करते हुए अपने आप को सरेंडर किया और पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल पैदा हुई। आज सब कुछ जो है इसी एक शख्स की देन है। इस शख्स के पास जो क़ुव्वत है, जो कानून है, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियारात हैं, दुनिया में किसी शख्स के पास नहीं। आप हैरान होंगे, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्शन लॉ है जो कि बनाया गया है 2017 वाला, कि ऑलमोस्ट वो गवर्नमेंट बन जाता है। यानी प्राइम मिनिस्टर भी वही है, गवर्नर भी वही है, चीफ मिनिस्टर भी वही है, सब कुछ वही होता है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर एक शख्स इतनी ताकत रखते हुए अगर वो शख्स अपने फैसले को लिखवाता नहीं है, ना अमल होता, पीछे हट जाता, कहता मैंने फैसला कर दिया है,
और बहुत कम होता है कि अगर आप एक फैसला कर दें तो उसमें अमल दरामद ना हो, फिर मजाक उड़ने लगता है, फिर तो अदालतों के फैसलों का मजाक उड़ा, सब कुछ हुआ, ये हो गया इस मुल्क के अंदर। अब फैसला हुआ है मजलिस वातुल मुस्लिमीन। पहली बात, चूँकि मेरा एक तवील अरसा ताल्लुक़ जो है उलमा के साथ रहा है और मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर दीनदार तबके की इज़्ज़त और उनकी हुर्मत और उनकी पासदारी करता हूँ। मातुल मुस्लिमीन के साथ इमरान खान की पार्टी का इत्तेहाद हुआ है क्योंकि अब उसको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये हमें गिनेगा नहीं और कहेगा कि तुम तो पार्टी नहीं हो। अब उसके फैसले में आप जाएं, लंबी इस मुल्क की अदालती निज़ाम जिस किस्म का है, ना ख़वातीन की सीटें मिलेंगी, ना दूसरी रिजर्व सीटें मिलेंगी, अक़लियतों की सीटें मिलेंगी, वो महरूम हो जाएगा। लेकिन एक पार्टी के एक अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, अगर ये सारे आज़ाद अरकान उसमें शामिल हो जाए तो वो सारी सीटें मिल जाएंगी। अब मजलिस वातुल मुस्लिमीन जो है ये बुनियादी तौर पर, अगरचे के वातुल मुस्लिमीन का नाम है, लेकिन मसलकन ख़ास तौर पर अहले तशय्युअ से तल्लुक़ रखती है और ईरान जो है उसके साथ उनकी हमदर्दियाँ। अब पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी तंजीम जो अमरीका मुखालिफ वाहिद मुल्क ईरान के साथ खड़ी हो रही हो, फिर उसके बाद जमात इस्लामी, तो सबसे अहम तरीन बात उलमा के हिसाब से कि पाकिस्तान के उलमा के अंदर बदतरीन चेहरा अगर कोई है इस वक्त तो मौलाना फजल रहमान का है, जिसने इस शख्स के ख़िलाफ़ गुज़श्ता सालों के साथ मुस्तकिल और मुसलसल कादियानी और यहूदी का जो है वो एक प्रोपेगेंडा किया। वो तकरीरों की तकरीरें हैं, मैं ऐसे उलमा की तकरीर बताता हूँ कि जिन्होंने बराह रास्त बुहतान लगाया। अब बताओ कि जिस शख्स के साथ इस तरह की तंजीम जो है वो इत्तेहाद करने को तैयार, जो 2013 में जमात इस्लामी के साथ मिल के हुकूमत बनाए, वो कादियानी हो सकता है, वो यहूदी हो सकता है, तो फिर तो उसके साथ उठने बैठने ला तत्तखज़ू यहूद व नसारा औलिया, फिर तो आयतें कुरान के अंदर से खुरच के निकाल दो तुम लोग। फिर उसके बाद अभी इशारा है कि तहरीक लब्बैक के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सियासत के लिए मुकम्मल तौर पर अपने पूरे के पूरे मुस्लिम उम्मा के और आपके लाखों परवानों दीवानों के अकीदतों का खून कर देते हो। आज देवबंद उलमा अगर इमरान खान से दूर हैं तो सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजल रहमान की वजह से, क्योंकि उसने इनको यरगमाल बनाया, इनको होस्टेज किया अपनी ज़ाती मफाद के लिए, अपनी ज़ाती सियासत के लिए, और इससे ज़्यादा ला तश्तरू बेआयात समन कलीला, अल्लाह की आयात को छोटे छोटे बातों पर बेचा। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अब तुम नारा लगा के दिखाओ वो यहूदी है जो करे, लेकिन लगाओगे तुम्हें शर्म और डिटाई तो है ही नहीं ना, उसका डिटाई की सूरत हाल, तुम तो शर्म तो है ही नहीं, हया तो इस मामले में है ही नहीं। अब मैं आता हूँ इस वक्त सबसे अहम तरीन बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बन रही है और इमरान खान ने वहाँ पर जो अली अहमद गंडापुर का नाम दिया। अली अहमद गंडापुर, जाहिर बात है हुकूमत जो भी हो, यहाँ मैं एक किस्से से, एक वाक़े से बात शुरू करता हूँ। अगर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ये स्टेप ले लिया गया, अगर खैबर पख्तूनख्वा में इस बात की तरफ आपने कदम बढ़ा लिया तो पाकिस्तान दुरुस्त हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर एक बात याद रखें, पाकिस्तान के अंदर सियासतदान को मर जाता है, फाइल पढ़नी नहीं आती। जर्नैल हमारे साथ काम करते रहे हैं, हमारे ऑफिसर भी रहे हैं, हमारे ऊपर वज़ीर भी लगते रहे हैं, इनको 8-8, 10 साल लग जाते हैं, जो है वो पता नहीं चलता। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुशर्रफ साहब ने ये कमांडिंग टीमें बनाई थी तो मुझे कोर कमांडर कोयटा ने कहा था कि आप इनको रेवेन्यू के बारे में बता दें, और मुझे 2 घंटे दिए थे। तो आप उसके बाद कहा कि वह तुम बता दो, तो मेरे पास आके आप एक कप कॉफ़ी का पिए। मैं कॉफ़ी पीने गया तो मुझे कहा कि जनाब मैं उस वक्त डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर एंड वुमेन डेवलपमेंट कि डीजी साहब आपने इनको पटवारी की चालाकियाँ बता दी। मैंने कहा मैं 20 साल नौकरी हो गई है, मुझे खुद सही तरह पता नहीं चल सका, मैं 2 घंटे में इनको बता दूं। तो ये लोग हैं कि जो रास्ता दिखाते हैं, करप्शन का रास्ता ये दिखाते हैं, लोगों के ऊपर जुल्म का रास्ता ये दिखाते हैं, अगवा बराए तवान का रास्ता ये दिखाते हैं, कस्टोडियल किलिंग का रास्ता ये दिखाते हैं, कस्टोडियल टॉर्चर का रास्ता ये दिखाते हैं। और इन 2 सालों में ये अपनी पीक पे थे जो इन्होंने कर दिखाया। तो अब अगर आपकी KPK के अंदर गवर्नमेंट बनती है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इस ग्रुप के साथ डील करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इनको एक मिसाल बनाएंगे पूरी पाकिस्तान के लिए कि जो शख्स भी आईन और कानून की किताब को बाला ताक रखकर एक जैसे हुंडे के डेरे की तरह एक
थाना बिहेव करता है, एक एसपी का ऑफिस बिहेव करता है, एक डीसी का ऑफिस बिहेव करता है, एक आईजी का ऑफिस बिहेव करता है, तो आप उसको वैसी सज़ा देंगे जैसी एक गुंडे के, जैसे एक कच्चे के डाकू के, और जैसे एक अगवा करने वाले के, या ऐसे कस्टोडियल टॉर्चर करने वाले को दी जाती है। 1988 में मैं कोयटा में असिस्टेंट कमिश्नर था। जब इलेक्शन आए, हमने इलेक्शन करवाए। उस इलेक्शन करवाने के बाद हुआ ये कि जो उसकी असेंबली थी वहाँ स्प्लिट मैंडेट किस्म की सूरत हाल आई। एक तरफ अकबर बुगटी साहब और उनके साथ थी जमीयतुल उलमाए इस्लाम, और दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां थीं जिसमें ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब की मुस्लिम लीग और बाकी सारी पार्टियां थीं। दोनों तरफ 20-20 बराबर सीटें थीं, और उनमें से अगर एक बंदा स्पीकर वो ले आते हैं तो इस तरफ 19 रह जाती थी, तो बुगटी साहब खुद ब खुद जीत जाते थे। तो सरदार बारोदी साहब जो थे उनको उन्होंने स्पीकर लगा दिया, लेकिन बनाया था, और उसके बाद इलेक्शन होने थे। उसके बाद एक वोट की सूरत हाल बन गई थी, कमी की, तो उन्होंने सोचा अगर जमीयतुल उलमा इस्लाम से या किसी और पार्टी से एक वोट खरीद लिया जाए तो 19-19 बराबर हो जाएंगे, तो एक स्पीकर अपना कास्टिंग वोट डालेगा तो चीफ मिनिस्टर बन जाए। मौलाना खुस्ती एक होते थे जो कि यूरोप के थे, उन्हें ख़रीदा गया, और मुझे याद है अच्छी तरह कि 2-3 दुकानें रात वक़्त खुलवाई गई जहाँ से 5 लाख रुपया निकाला गया, क्योंकि वो नकद मांग रहे थे, और वो नकद मांग के उन्होंने वहाँ पर आके उस पर तकरीर की। असेंबली जब शुरू हुई तकरीर की, और उनका एक तरफ एक है बुगटी है, एक तरफ जमाली है, दोनों ही मुसलमान नहीं हैं, दोनों इस्लाम नहीं है, पता नहीं क्या क्या बात है। जैसे हमारे उलमा जब इल्ज़ाम लगाने पे आते हैं, मैं अपनी पार्टी से कहता हूँ कि किसी को वोट ना दें और निकल जाएँ, और वो वहाँ से निकल गए। इतने में शोर मच गया। बड़े अरसे के बाद असेंबली में लोग आए थे, गैलरी में से शोर मचा, ये हुआ, काउंटिंग जो है ख़त्म हो गई। ये मौलाना साहब जैसे बाहर आके खड़े हो गए। मैं उस वक्त अपनी सिक्योरिटी स्टाफ के साथ खड़ा था, मेरे पास आके खड़े हो गए, सिगरेट मांगा ड्राइवर से, सिगरेट पीना शुरू किया, और इनको बेचैनी हुई कि पता नहीं क्या हुआ। वहाँ पर अचानक जैसे अंदर हुए, शोर मचा हुआ था, तो बारोदी साहब ने वहाँ खड़े होकर कहा, ओके लेट्स स्टार्ट द काउंटिंग, क्लोज द डोर्स। वो क्लोज द डोर जब किया तो खोस्ती साहब अंदर थे। अब वो कुर्सी के नीचे छुप गए, लोग उनको निकालने की कोशिश करें। इतने में उन्होंने काउंट करके ऐलान कर दिया कि ज़फ़रुल्लाह जमाली जो हैं वो वज़ीर आला हैं। वो वज़ीर आला बन गए। केस चला, बेनज़ीर की गवर्नमेंट थी, केस एसएम ज़फ़र साहब यहाँ गए, असेंबली बहाल हुई, बुगटी साहब वज़ीर आला बन गए। उनको पता था कि 88 के इलेक्शन में बेशुमार डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ने दांतरियाँ की हैं, और आप अंदाज़ा करें कि 26 के 26 डिप्टी कमिश्नर उन्होंने सस्पेंड करके OST लगा दिए थे। मैं खुशकिस्मती से बच गया था, क्योंकि मेरी सीट के ऊपर जो दादी का चक्कर प्लान ख़राब हो रहा था, तो हमने उसमें, मैं रिटर्निंग ऑफिसर था, तो हमने हाफिज़ हुसैन अहमद साहब को जो था 26 DC और SP जो थे उन्होंने उनकी जगह किसी को नहीं लगाया। 6 महीने तक ऐसा रहा, और वो हंसते हुए कहते थे देखें सुबह कितना अच्छा चल रहा है। ये अलग बात है कि फिर उनके मोहलत ना मिली, और उनके अंदर एक जो मिजाज था लोगों का। और बलूचिस्तान में के अंदर वैसे भी ये है कि अगर कोई मेड चला जाए, यानी जैसे चाहते हैं हम चले गए माफ़ी मांगने के लिए तो माफ़ कर देते हैं। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि 2 डिप्टी कमिश्नर समद लासी जो थे, एक लासी थे, समद लासी जो उनके वालिद थे, एक अब्दुल्ला जान जो थे, इनको तो ख़ास तौर पर उन्हें टारगेट किया हुआ था, क्योंकि इन्होंने मकरान में उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा धांधली की थी। ये एक मिसाल है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज अगर आप KPK में हुकूमत लेते हैं तो पहला काम ये है, अभी से डोजियर बनाना शुरू कर दें। किसको अगवा किया गया, किसको कस्टोडियल टॉर्चर किया गया, कौन सी जगह पर जाके इन्होंने घरों के अंदर ट्रेसपास किया, किस जगह पर आके इन लोगों ने लोगों को मारा, कहाँ कर आपने इन्होंने झंडे, तमाम वीडियो एविडेंस अभी से आप तैयार कर लें और फिर इनको मिसाल बनाएं। इसलिए कि ये वो रेत की बोरियां हैं जिनके पीछे छुप कर वार किया जाता है। ये वो लोग हैं जो ढाल बनते हैं, ये वो लोग हैं, वो हर वक्त, ये ख़त्म काम होना चाहिए। सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ने हमें कहा है, हम इसलिए कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम मजबूर थे नहीं थे, तुम खड़े हो जाते। मैं खुदा की कसम उठा कहता हूं, किसी का बाप पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की गिलास नहीं कर सकता। उनको तो रास्तों का नहीं पता होता कि थाने की नफरियां साथ जाती हैं, उनको तो ये नहीं पता होता कि फलां बंदा जो है वो उठता बैठता चलता किस तरह से।
इतने से लोग जो हैं उनको लेके वो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। सिर्फ है, किसी और की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप सिविल सर्विस का काबा दुरुस्त कर गए हैं और किबला दुरुस्त कर गए हैं और सिविल सर्विस को सजा मिल गई है तो मिल गई, और इसके अंदर एसपी हो, मुझे पता है मसाइल, बड़े मसाइल होंगे, ऐसे मसाइल होंगे कि फेडरल गवर्नमेंट विड्रॉ करती रहेगी, हम एसपी को विड्रॉ करते हैं, हम डीसी को विड्रॉ करते हैं, हम उसको चार्जशीट नहीं, कोई चार्जशीट करने की जरूरत नहीं है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की जरूरत नहीं, क्रिमिनल केस रजिस्टर करें। एक एसपी अगर अपने घर में जाके अपनी बेटी को थप्पड़ मारता है तो क्या उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगी? तो क्या दूसरों की बेटियों को थप्पड़ मारने के ऊपर उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगी? नहीं। उन्होंने लोगों की माओ बहनों के दुपट्टे छीने, इसके ऊपर बाकायदा वही केस होगा जो अपने किसी दूसरे की जाति का, अपनी भतीजी भांजी की के ऊपर थप्पड़ मारने का केस बनता है। अगर उन्होंने किसी आदमी को कस्टडी में ला के टॉर्चर किया है तो उन पर वही केस होना चाहिए जो एक आम आदमी के पे टॉर्चर का होता है। इसलिए उन्होंने किसी लॉ में उसको नहीं किया। ये जो एफआईआर बनाने का रुझान बन चुका है, एक ख़त्म, दूसरी, जिस एसएचओ ने ये एफआईआर बनाई है इस एसएचओ के ऊपर क्रिमिनल जो उसका केस बनाया जाए कि इसने खास तौर पे विद मैलाफाइड इंटेंशन, मुझे पता है हाई कोर्ट बेलें लेना शुरू करेगी, बेलें लेने दें, सब कुछ करें, आपका एविडेंस कंप्लीट हो, चले, ये प्रोसेस चलेगा तो लोग ठीक हो जाएंगे। और एक बात बताऊं उनको, ये जो लोग इनसे काम लेते हैं ना, उनको कभी प्रोटेक्ट नहीं करते। जो लोग वो पीछे हट जाते हैं, उनको बहुत परवाह होती है अपने की, वो कभी नहीं कहते। इसलिए कुछ ज़्यादा यही कहेंगे ना जाके चीफ मिनिस्टर को कि इनसे केस वापस करो, चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को, तो आप क्या समझते हैं आपसे कह सकेंगे? तो आज बुनियादी तौर पर बात तो आगे चलेगी, लेकिन आज अगर आप वहाँ पर केपीपी में गवर्नमेंट बनाते हैं तो मैं, चूँकि 25 साल मैंने गुजारे हैं सिविल सर्विस के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कोई सियासतदान बदयांती कर नहीं सकता, पाकिस्तान के अंदर कोई जर्नैल आके बदयांती नहीं कर सकता, जुल्म नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान की सिविल सर्विस, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो कि अब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बन गई है, पीसीएस सर्विस और पुलिस सर्विस, ये सिर्फ खड़े हो जाएं। आप स्कूल से टीचरों को ला के वहाँ लगा के ये काम नहीं करवाएंगे आप। ये है बुनियादी इशू। अब आते हैं उसके बाद अगला के क्या सूरत हाल बनेगी। मुझे लगता ये है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की अवाम और वो लोग जिन्होंने इस इलेक्शन को ख़राब किया है, आमने सामने हैं, खड़े हैं। पाकिस्तान की अवाम खामोश है। पाकिस्तान की अवाम ने अपना फ़ैसला दे दिया है और पाकिस्तान की अवाम के दिलों में मुकम्मल तौर पर इस बात का इदराक है, जो कौम जान सकती है, ढूंढ सकती है कि इलेक्शन कहाँ हो रहा है, पोलिंग बूथ कहाँ पर है, कहाँ पर उसको पोलिंग निशान लगाना है, कौन सा निशान किसका है और कौन सा निशान जो है वो किसी दूसरे का है। उस शख्स, उस कौम को आप समझते हो उसको ये नहीं पता ये सब कुछ करवा रहा है कौन? उसको पूरा पता है, उसको पूरा इदराक है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ, आप बाकी चीज़ें कराओ, आप बहुत भोले और बेवकूफ़ हो कि आप समझते हो कि उस कौम को इसका अंदाज़ा नहीं है। अभी तक आपको अंदाज़ा नहीं हुआ, अभी तक आपको पता नहीं चला कि जिस कौम ने इस बड़े शऊर का मुजाहिरा किया। मैंने कल भी बताया था कि मैंने नॉन हिस्ट्री जो अभी तक पढ़ी है, कम से कम 50-60 साल की, इस नॉन हिस्ट्री के अंदर किसी कौम ने इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर इतने शऊर का सबूत नहीं दिया जितने शऊर का सबूत पाकिस्तान की कौम ने इस 8 फरवरी को दे दिया। बेशक नासिर का इलेक्शन था और बेशक उसके बाद हुस्नी मुबारक का इलेक्शन था मिस्र के अंदर, बेशक इस तरह के ऑटोक्रेटिक रूल के अंदर, बेशक महातिर मोहम्मद का इलेक्शन था जिसके अंदर अनवर इब्राहिम को उसने कॉर्नर किया हुआ था और कई साल तक वो लगा रहा, बेशक स्वार्थों के इलेक्शन थे इंडोनेशिया के अंदर, और बाकी जितने भी ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज जो हमारे मुल्कों के अंदर रही हैं, किसी कौम ने इस तरह का शऊर का सबूत नहीं दिया कि आपने 2 साल उनके हीरो को, उनकी पार्टी को इस तरह कॉर्नर किया कि जो कुछ हो सकता था आपने किया। आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा औरतों को जेल में डाला, आपने उनके साथ बदतरीन सलूक किया, आपने बच्चों के साथ 12-12 साल के 13, आपने जो कर, इससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते थे, इसलिए कि ये सब आपके घरों के बच्चे थे, आपके रिश्तेदार थे, आपकी औलादें थीं,
आपके बहन भाई के बेटे थे, आपके पोते नवासे थे, इन सब उसके बावजूद इस कौम ने वो शऊर दिया। इतना शऊर तो न बांग्लादेश में हुआ, न इंडिया में हुआ, न नेपाल में हुआ, न श्रीलंका में हुआ। ये कमाल की कौम है और इसको ये नहीं पता कि कौन करता रहे। क्या समझते हैं कि उनको ये वो गाली मोहसिन नकवी को देंगे? क्या समझते हैं वो बाकी लीडरशिप को देंगे? उनको पता है। इसलिए इज्जत इसी में है कि ये सारे मामले में रास्ता बेहतर करें और इस कौम को, उसके फैसले को, उसके मैंडेट को एहतराम दें और पीछे हट जाएं और इनको करने दें। और दूसरी बात, जिस शख्स ने, जो कि सिविल सर्विस में था, इंतज़ामिया में था, जिसने ये सब कुछ किया है, उसको कटहरे में खड़ा करें। मैं आज से 10-15 साल से बात कह रहा हूँ कि जिस दिन मॉडल टाउन का वो गोली चलाने वाला बंदा, वो गोली चलाने वाला SHO, वो SP कटहरे में नहीं आएगा, जिस दिन जामिया हफ्सा के ऊपर टैंक चलाने वाला और वहाँ पर लोगों को कत्ल करने वाला बंदा वो सामने नहीं आएगा, जिस दिन साहिवाल के अंदर लोगों को मारने वाला बंदा कटहरे में नहीं आएगा, जिस दिन बाकी जगह पे पुलिस मुकाबले करने वाले, इस मुल्क में तो ऐसे ऐसे SP हैं जो कहते हैं, मैंने जुर्रत से तमगा सजा के कहते हैं कि मैंने पुलिस मुकाबले में इतने लोग मार दिए, और हम उनको इज्जत भी देते हैं। जब तक ऐसे लोगों को आप कटहरे में खड़ा नहीं, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। इमरान खान साहब, एक ही दरख्वास्त है, ये मुल्क तत्हीर से ठीक होगा, और तत्हीर सिर्फ सिविल सर्विस की चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विस ही वो है कि जो ईमानदारी का सबूत दे तो ये मुल्क ठीक हो जाता है, और बेईमान हो तो इस मुल्क से ज़्यादा रहने की नाकाबिले रिहाइश जगह को नहीं रह जाती। यही वो लोग हैं कि जो इशारों पे नाचते हैं तो यहाँ रक्स इब्लीस शुरू होता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।